नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसमें ऐसे क्वेश्चन का चुनाव कर रहे हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं और काफ़ी प्रभावी ढंग से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हीं प्रश्नों का आपके साथ चयन करें जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ना कि हम आपके साथ नीट के क्वेश्चन डिस्कस करने लगें, ना ऐसे भी क्वेश्चन ना डिस्कस करें जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ना हो। तो हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके साथ लेकर आए हैं प्रैक्टिस के लिए। जो प्रश्न आपको, वो चाहे बिहार का आपका पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, वो चाहे आपका एमपी वर्ग का एग्जामिनेशन हो, वो आपका चाहे यूपी का टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, या एलटी का एग्जामिनेशन हो, या जीआईसी का हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हम क्वालिटी पूरी मेंटेन करके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं प्रश्नों के साथ आपको रूबरू कराया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित हो। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस से। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारा अपना मानना है। आप क्या मानते हैं मुझे नहीं जानता, मेरा अपना मानना है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि आप जब प्रॉपर पढ़ेंगे, महीनों 2-4 महीने मेहनत करेंगे मन से, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि केवल 10 दिन पढ़ के, 5 दिन पढ़ के अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो आप ख्वाब त्याग कर अपने दूसरे कामों में लगे रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपको जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन पासवर्ड के बाद हमारे 3 बैच दिखाएगा। एक हमारा बैच है कंप्लीट या कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच है। और ये कॉम्बो बैच जो हमारा है वो जो बिहार पीजीटी के लिए है, बिहार पीजीटी के लिए, और एमपी वर्ग के लिए यही है, एमपी वर्ग के लिए है, और हमारा यूपी के टीजीटी और पीजीटी के लिए है। ये कॉम्बो बैच है। इसके अलावा एलटी के लिए पूरा कॉम्बो बैच है। हमने पूरी कोशिश की है कि सारे टॉपिक, चाहे वो बिहार के हों या एमपी के हों या यूपी, सारे टॉपिक हमने एक जगह कंप्लीट कराने की कोशिश की है। और दूसरा जो बैच है 699 का है, और 699 वाले में ये यूपी के टीजीटी और पीजीटी के लिए, यूपी के टीजीटी और पीजीटी के लिए है। और इसके अलावा इससे एमपी वर्ग की भी तैयारी हो सकती है। आप इस बैच पे जुड़ सकते हैं। या 1099 का है जीआईसी प्री के लिए। इसके साथ आपको सारी की सारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, और इसके अलावा नोट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा संडे को प्रैक्टिस सेट आता है, वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा रात को डिस्कशन करते हैं, वो अवेलेबल रहेगा, सब फ्री ऑफ कास्ट। इससे आप पहले आप देख चुके हैं कि डॉक्टर नोट्स परिवार के लगभग 250 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में एज लेक्चरर, एज सहायक अध्यापक कार्य कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में, तो आप भी हिस्सा बने। और अगर अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर डालते हैं, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तत्काल जुड़िए, तुरंत जुड़िए। क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपके सर पे घुमा दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, हम फालतू के आपको ख्वाब नहीं दिखाते। आप मेहनत करेंगे हमारे साथ, मैं वादा करता हूं आप सिलेक्ट जरूर होंगे। क्योंकि कारण क्या है कि कोई ये कोचिंग संस्थान तो है नहीं, एक परिवार की तरह है। और कोचिंग संस्थान होता है तो वहां आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, हर चीज के अलग पैसे वसूले जाते हैं। इसीलिए कोचिंग संस्थान ना होने के कारण 699 रुपए तो आप जानते हैं कितने होते हैं। ये तो आपका यूकेजी में अगर बच्चा पढ़ता होगा तो इसके 1 महीने की ट्यूशन फीस 1500 से लेकर 2000 टीचर चार्ज करता है। यहाँ 699 में हम आपको नौकरी की बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसा भी नहीं कि कंटेंट गड़बड़ हो। तो इतने लोग तभी सिलेक्ट हुए जब कंटेंट अच्छा है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है, द रॉड सेल्स ऑफ ह्यूमन आई कंटेन ए फोटो सेंसिटिव प्रोटीन कार्ड। मानव नेत्र की सलाका कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रकाश संवेदी प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए, रॉड लगा है और रॉड से ही शब्द आता है रोडोप्सिन। इसको याद रख सकते हैं ऐसे। इसी से क्या आता है? रोडोप्सिन। रॉड से क्या आता है? रोडोप्सिन। तो हम ऑप्शन ए सही करेंगे कि जो रॉड, देखिए जो आईज होती हैं, जो आंखें होती हैं, उसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक कोन सेल पाई जाती है, एक रॉड सेल। जो रॉड सेल होती है ये रात्रि में देखने की मदद करती है, जो कोन सेल होती हैं वो दिन में देखने पे मदद करती हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा,
तो रॉड और कोन का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा डिटेल देखिए, यही अगर क्लास आपको पढ़ाने लगे तो फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। और एक्टिन, मायोसिन, प्रोपोनिन, ये जो प्रोटीन्स हैं ये प्रायः मसल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसल से या पेशियों से संबंधित है। तो आंख से कौन सा संबंधित है? रोडोप्सिन। तो ऑप्शन फर्स्ट हम बिल्कुल सही करेंगे, रोडोप्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। अध्यांकन कह रहा है, जो अध्यांकन का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है, अध्यांकन का जो करने वाले वैज्ञानिक हैं, प्रतिपादन करने वाले विज्ञान, ये कहाँ से है? तो ये आपके एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन है। बहुत सारी जगह जैसे कि चाहे वो एमपी हो, वहाँ एक अलग टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। यूपी में भी आपके साथ सिलेबस में जुड़ा है एनिमल बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन एनिमल बिहेवियर का, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे? तो इसका आंसर करेंगे क्रॉन्ज लॉरेंज, कॉनरॉड लॉरेंज। तो साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो कॉनरॉड लॉरेंज है। और ध्यान रखिएगा, और कार्ल वॉन फ्रिस किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खी का जो भाषा थी उसका अध्ययन इन्होंने किया था, जैसे कि वैगर डांस है या राउंड डांस है। तो ये मधुमक्खी की जो भाषा है, मधुमक्खी की भाषा है, वो कार्ल वॉन फ्रिस ने की थी। इसको भी ध्यान में। पावलोव ने क्या किया था? पावलोव ने कुत्तों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? कुत्तों पर। तो ये आप एनिमल बिहेवियर में भी पढ़ते हैं, एनिमल बिहेवियर में पढ़ते हैं, और ये आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। अगर आप बीएड किए होंगे तो पावलोव का नियम आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जिन्होंने कुत्तों पर किया था बाउंडेशन, किसको घंटी बजाकर भोजन देते थे, और घंटी फिर एक ऐसा भी समय है कि घंटी बजा दी तो कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा। तो यहां चूंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो नंबर 1, हमने कहा था बिल्कुल अद्वितीय क्वेश्चन आपके साथ हम टारगेट कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जो अपने आप में बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, उनको आपके साथ शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 43 नंबर पे, 43 पे, लार्वा ऑफ ओविलिया। ओविलिया के लार्वा को हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? ओविलिया का जो लार्वा होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? देखिए, ओविलिया को हम सी फर के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा, ओविलिया को हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ओविलिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सी फर के नाम से जानते हैं। किसके नाम? सी फर के नाम से जानते हैं। ऑरेलिया पूछ देता है अक्सर, ऑरेलिया, ऑरेलिया को किस नाम से जानते हैं? तो जेली फिश के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन सी एनीमोन पूछ देता है अक्सर, यहाँ से क्वेश्चन जो बचता है सी एनीमोन। सी एनीमोन किसे कहते हैं? तो एडामीसिया को बोलते हैं, एडामीसिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सी एनीमोन, एडामीसिया। और एडामीसिया के साथ साथ मेट्रीडियम को भी सी एनीमोन बोलते हैं, मेट्रीडियम को भी सी एनीमोन बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा। फाइसेलिया अक्सर पूछता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलता है, फाइसेलिया। फाइसेलिया को किसके नाम से जानते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। फाइसेलिया को ध्यान रखना, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। तो सीफर, अगर यहाँ सीफर दे दे या ओबिलिया दे दे तो उसका लार्वा पूछ रहा है, तो इसका लार्वा प्लैनुला है। कौन सा लार्वा है? तो इसका जो लार्वा है वो प्लैनुला लार्वा कहलाता है। कौन सा लार्वा कहलाता है मित्र? तो वो लार्वा प्रायः प्लैनुला लार्वा कहलाता है। तो वो प्लैनुला लार्वा के नाम से जाना जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें मेड्यूसा भाग लेता है, और प्लैनुला जो लार्वा होता है, यहाँ पूछ देता है अक्सर एग्जाम में, प्लैनुला लार्वा कैसा होता है? तो सीलिएटेड होता है, सीलिएटेड होता है, जिसके कारण ये मूवमेंट कर पाता है। और फिर ये जाकर हाइड्रुला लार्वा में बदलता है। किसमें बदलता है? हाइड्रुला लार्वा में बदलता है। प्लैनुला लार्वा हाइड्रुला लार्वा में बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन हम ये लगाएंगे। पैरेन्काइमुला लार्वा, स्काइफोस्टोमा किससे संबंधित है? तो ये प्रायः ओविलिया से संबंधित है। किससे? ओविलिया। वेलिजल किससे संबंधित है? तो मोलस्का से है। किससे है? मोलस्का से। और खासकर किससे? यूनियो में पाया जाता है। और यूनियो में ये क्या होता है? मछली का, ध्यान रखिएगा, मछली का एक्टोपैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। कौन सा? वेलिजल लार्वा। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, इनमें से वो मॉडल कौन सा है? तो ये हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका अच्छा से कर लीजिए, कहीं कहीं साइकोलॉजी भी पूछते हैं, उसी बेस पे इसको तैयार किया गया है कि कहीं कहीं ये साइकोलॉजी भी पूछ देते हैं, तो जिससे गलत ना हो। तो 44 में कह रहा है विच फॉलोइंग द नॉट द एलिमेंट टीचिंग मॉडल, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? तो शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? तो प्राय सर्जना सर्जना या क्रिएशन शिक्षण प्रतिमान का मॉडल नहीं है, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? ये जो आपके पेडागॉजी आता है उसका क्वेश्चन है, तो यहां से हम आपको डायरेक्ट आंसर देंगे। तो 45 का जो सही आंसर करेंगे थर्ड, विकास क्षतिपूरक होता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंपेंसेंट्री, ये करेंगे। तो ये बीच में क्वेश्चन आ गए थे तो हमने ले लिया, छोड़ा नहीं है। मेन यहां से क्वेश्चन चलते हैं, मोनार्च एंड विस विशेरी बटरफ्लाइज आर द एग्जाम्पल ऑफ, मेनार्क और वाइसराय तितलियां एक उदाहरण है। जो मेनार्क और वाइसराय तितलियां हैं वो प्राय किसका उदाहरण है? तो देखिएगा जो तितलियां होती हैं, आप यहां से जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में एक आप पढ़ेंगे मिमिक्री, मिमिक्री पढ़ने को मिलता है, जहां आप पढ़ते हैं ना होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन, तो वहां एक मिमिक्री भी पढ़ने को मिलती है। तो मिमिक्री क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जीव क्या होते हैं, बिल्कुल वहां के वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पत्तियां, ऐसे भी तितलियां या ऐसे कीट होते हैं जो बिल्कुल पत्ती के होते हैं, पेड़ की पत्ती में लगे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ कीट है, बिल्कुल वैसे चिपके रहते हैं। छाल, जो पेड़ की छाल है उसमें बहुत सारे कीट चिपके रहते हैं, बिल्कुल उसी बहु रंग के, या एक टहनी की तरह, जैसे टूटी हुई टहनी होती ना, कुछ कीट टूटी हुई टहनी की तरह होते हैं। कुछ तितलियां क्या होती है, पंख फैला देती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पेड़ की पत्तियां हो। तो ये मिमिक्री है, अपने बचाव के लिए। मिमिक्री कब करते हैं? प्रायः अपने बचाव के लिए। बहुत सारे कीट क्या होते हैं या बहुत सारे जीव अपने बचाव के लिए मिमिक्री करते हैं या दूसरे की तरह दिखने का प्रयास करते हैं, जिससे वो अपने आप की शत्रुओं से रक्षा कर सके, उसे मिमिक्री कहते हैं। जैसे आप कुत्ता देखना, जब कुत्ता आएगा और जब देखेंगे अन्य कुत्ते जब उसको घेर लेते हैं तो बहुत तेज से वो दांत बिल्कुल मसूड़े ऊपर करके पूरे दांत दिखाता है, मतलब उसको डराने की कोशिश करता है, ये होता है मिमिक्री करना। तो मिमिक्री समझ गए होंगे। पैरासिटिज्म आप सब जानते हैं, परजीविता, जब एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, लिविंग जीव पर। कंपटीशन क्या होता है, जब कई सारे जीव जीवन जीने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, वो कंपटीशन कहते हैं। सिम्बियोसिस क्या होता है, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अच्छा सा एग्जाम्पल है लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन 2 करेंगे मिमिक्री, तो ये क्वेश्चन एवोल्यूशन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको-R1, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ये अगर ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे यूपी का एग्जाम हो या एमपी का एग्जाम हो या बिहार का एग्जाम हो या हमारे झारखंड के मित्रों का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, और इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे उसने कह दिया इको-R1, देखिए हम ऐसे ही निकाल देते हैं इको-R1। तो ये जो पहला अक्षर होता है ये जीनस का होता है, क्या होता है? जीनो। ई से क्या मतलब हुआ? ई कोलाई या इश्चरेचिया कोलाई। तो ई और सी ओ से मतलब क्या हुआ? कोलाई, इश्चरेचिया कोलाई। इसकी वैरायटी कौन सी है? तो ये प्राय फर्स्ट वैरायटी का है। किसका है? फर्स्ट वैरायटी का है। तो इसका आंसर सही क्या करेंगे 47 का? RY13 इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आर फर्स्ट, स्टिंग इको आर फर्स्ट का स्रोत है। तो वो कौन सा है? प्राय ई कोलाई RY13, ये ऑप्शन क्या सही करेंगे? फर्स्ट को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ए प्राइमरी स्ट्रैटेजी द appraising the potentially aggressive individual or partner by the
प्रेजेंटिंग फूड इज कार्ड वह प्राथमिक रणनीति जिसके संभावित रूप से आक्रामक साथी अन्य व्यक्ति को भोजन प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास करता है कहलाता है। मतलब एक जीव दूसरे को भोजन देता है, जैसे आप ही जा रहे हैं ट्रेन में, कहते हैं ये ले बिस्किट खा लीजिए, तो ये लुभाता है या मतलब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो इसे हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में इसे प्रायः क्या कहते हैं? तो इसे हम कोर्टशिप फीडिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कोर्टशिप फीडिंग के नाम से जानते हैं। पैरेंटल फीडिंग का मतलब तो आप सब जानते होंगे, जब एक जीव मतलब जो पिता है वो अपने बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराता है, तो वो पैरेंटल फीडिंग होता है। जब एक जीव दूसरे जीव को आकर्षित करने के लिए भोजन प्रोवाइड कराता है, तो उसे हम कोर्टशिप फीडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये पैरेंटल फीडिंग बता गए, ऑप्शन ये सही है। और म्यूटैलिज्म क्या है? म्यूटैलिज्म जब दोनों साथियों को लाभ मिलता है। कॉमनसेलिज्म क्या है? सहभोजिता, जब दो जीव साथ साथ रहकर भोजन करते हैं, सहभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू, जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, उसका ये कहना है कि मान लेते हैं ये ओवरी है और ओवरी से ये एग जो है वो बाहर आ गया, तो ये बची हुई ग्राफियन फॉलिकल जो चेंज हो जाती हैं वो प्रायः किस में चेंज हो जाती हैं? ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज हो जाती हैं? तो ग्राफियन फॉलिकल प्रायः कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती हैं और इससे पोजिस्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन हार्मोन्स निकलता है। ये ध्यान रखिएगा, हार्मोन निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कहाँ से निकलता है? पोजिस्ट्रॉन हार्मोन्स प्लेसेंटा से भी निकलता है। पोजिस्ट्रॉन हार्मोन्स जो होता है कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। और ये पोजिस्ट्रॉन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक और क्वेश्चन पूछता है, आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो पोजिस्ट्रॉन जो हार्मोन की आवश्यकता इसलिए संगर्भता, बच्चा एबॉर्ट ना हो। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रेगनेंसी आती है, तो डॉक्टर फिर क्या करता है, सस्टेन या इस तरह की पोजिस्ट्रॉन की गोलियां या इंजेक्शन देता है, जिससे किसी भी कारण बच्चा एबॉर्ट ना हो। नहीं, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, प्रेगनेंसी आई, जैसे 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी हुई, वैसे ही बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो प्रकृति ने क्या किया, कार्पस ल्यूटियम तुरंत जैसे अंडा निकला तो वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, और फिर वो अगर फर्टिलाइज हो गया, सेक्स किया और फर्टिलाइज एग हो गया, तो फिर वो क्या हो गया, वो एम्ब्रियो बनाता है। तो वो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, पोजिस्ट्रॉन करता है, जिससे बच्चा मतलब जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो हो वो एबॉर्ट ना हो, वो ग्रोथ कर सके, इसलिए। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? इनमें से कहता है कौन सा कथन प्रायः गलत है? 54 नंबर पे देखेंगे कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, कैरोलस लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन कैसा दिया, तो एक यहाँ शब्द लिखेंगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया है। कैसा दिया है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के दिए गए थे। एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल, और एक है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। ये है आर्टिफिशियल। प्रायः किसने दिया था? तो लीनियस ने दिया था, लीनियस ने, और जो बेंथम, वो सॉरी, लीनियस ने भी दिया था, और एक साइंटिस्ट और थे, दिमाग से उतर गया, थियोफ्रास्टस ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम ने दिया था, बेंथम और हुकर ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने। नेचुरली बहुत क्वेश्चन पूछा था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हचिंसन ने दिया है। किसने दिया है? हचिंसन ने, सॉरी, हचिंसन ने दिया है। किसने दिया है? हचिंसन ने, और एंगलर और प्रेंटल ने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है। तो ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है। स्पीसीज प्लेंटेरम 1753 में प्रकाशित हुई, सही था। एंडरसन संख्यात्मक वर्गीकरण के ग्रैंडफादर है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं, ये क्वेश्चन पूछता है संख्यात्मक वर्गीकरण के ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है, तो नोट्स जहां बना रहे हो स्टार लगाकर लिख लीजिएगा, नया यहाँ से क्वेश्चन है। और जॉर्ज बेंथम और हुकर ने नेचुरल एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? तो पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो बेंथम और हुकर ने जेनरा प्लांटेरम बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? तो प्रायः इन्होंने जेनरा ऑफ प्लांटेरम बुक लिखी थी, जेनरा ऑफ प्लांटेरम बुक लिखी थी।
ध्यान रखिएगा कितने वॉल्यूम थे, इसके 3 वॉल्यूम थे। इन्होंने ये बुक लिखी थी जेनरा प्लांटेरम, और इसके अगर वॉल्यूम पूछ दे कितने वॉल्यूम थे, 3। और सिस्टेमा नेचर किसने लिखा था? सिस्टेमा नेचर जो लिखा था वो लीनियस ने लिखा था। किसने लिखा था? लीनियस ने लिखा था। कहाँ चला गया? लीनियस ने लिखा था। सिस्टेमा नेचर लीनियस ने, तो यही वाला ऑप्शन गलत है। और अगर यहाँ से अगर बुक आपसे कई सारी बुकें पूछ देता है कभी कभी, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि लीनियस की कई सारी बुक है, जो बुक है लीनियस की, ध्यान रखिएगा, खासकर जिनकी बात कर रहे हैं लीनियस की। लीनियस की कई सारी बुकें हैं। कौन कौन सी बुकें हैं इनको भी याद रखिएगा। एक है सिस्टेमा नेचुरी हिस्टोरिया, हिस्टो हॉर्टस, सॉरी हॉर्टस है, हॉर्ट्रम, हॉर्ट्रम है। और हॉर्टस है शायद, एक नाम याद नहीं आ रहा, हॉर्टस या हॉर्टम, हॉर्टस है, हॉर्टस। अप्लेंडिकस एक बुक है, प्लेंडिकस। और एक बुक कौन सी है? हॉर्टस, हॉर्टस भी है, हॉर्टस। एक है जेनरा प्लांटेरम। एक याद रखिएगा, जेनरा प्लांटेरम ने बैंथम हुकर ने भी लिखा है, बैंथम और हुकर ने भी लिखा है, और जेनरा प्लांटेरम लीनियस ने भी लिखा। दोनों वैज्ञानिकों ने बुक लिखा है जेनरा प्लांटेरम, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ सिस्टेमा नेचर दिया है तो जॉर्ज बेंथम नहीं होगा, क्या होगा? लीनियस। तो ऑप्शन ये 4 वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मिसमैच्ड एमंग फॉलोइंग? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से प्राय कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है, जो मिट्टी है उसकी वो ऊपरी सतह जो कि उपजाऊ होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। गहरा सूक्ष्म विभाजित अनियंत रूपी कार्बनिक पदार्थ, डार्क फाइनली डिवाइडेड एमार्फस ऑर्गेनिक मैटर, जहां पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर कहता है डफ क्या है? आंशिक रूप से विघटित कूड़ा, पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर, बिल्कुल डफ सही है। पोडोसोल क्या होता है? हाईली फर्टाइल सॉइल नहीं, पोडोसोल हाईली फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, तो इसका गलत उसने पूछा है मिसमैच। तो पोडोसोल हाईली फर्टाइल सॉइल नहीं होती, तो ऑप्शन 3 जो सही है, जो मिसमैच कर रहा है। मोर ह्यूमस क्या है? फॉर्म बाय द लो पीएच बिलो 4। और सब सही है, केवल तीसरा वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैरियर गैस इन क्रोमेटो गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी में निम्नलिखित में किसका उपयोग वाहक गैस के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी? कैरियर गैस, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है जिससे हम पदार्थों को अलग करने, क्रोमेटोग्राफी का कार्य क्या होता है पहले ही समझ लो। क्रोमेटोग्राफी वह तकनीक है जिसके माध्यम से प्रोटीन या अन्य पदार्थों को हम सेपरेट करते हैं या अलग अलग करते हैं, उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। चाहे वो प्रोटीन हो, वो अमीनो एसिड हो, वो चाहे इंजाइम हो, वो चाहे हार्मोन्स हो, उनको हम पृथक पृथक करते हैं, उसे क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो कहता है गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सी गैस को वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप निगाह में बना के रखिएगा और लिख लीजिएगा, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सी जो होता है, तो वो प्राय हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? तो 57 में जो सही करेंगे वो थर्ड करेंगे, हाइड्रोजन। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो वाहक गैस का कार्य करती है वो प्राय हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान अच्छी तरह पनपता है, पैडी थ्रिव्स वेल ऑन, धान किस प्रकार की मिट्टी में? क्वेश्चन पूछ रहा है कि धान जो है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो प्राय कई सारी मिट्टी दी हुई है, तो सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो प्राय धान जो पैदा होता है वो मृतिका से, मृतिका दोमट पर, क्ले टू क्ले लोम सॉइल पे।
कहाँ होता है? क्ले टू क्ले लोन सॉइल पे होता है। तो 59 का हम सही आंसर क्या करेंगे? तो 59 का आंसर थर्ड सही करेंगे, क्ले टू क्ले लोन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? तीसरा वाला सही करेंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मृदा वो होती है जो जल के साथ या नदियों के साथ बह कर आती है, उसे जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। जैसे कि गंगा है, जमुना है, इनके साथ मिट्टी बह कर आती है और जो क्षेत्र बनाती है वो सब जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। स्टोनी सॉइल आप सब जानते ही हैं कि जो पत्थर वाली मिट्टी होती है, तो वहां तो धान होने की संभावना। देखिए कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस पे सही करते हैं। स्टोनी सॉइल तो आप सब जानते हैं कि जहाँ स्टोन हो, पत्थर हो, तो वहां धान होने की संभावना है नहीं। और सैंडी सॉइल, बालू वाली मिट्टी में तो धान हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तीसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में कौन सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान कौन सी है? तो 60 नंबर पे हम किसको सही करेंगे? तो प्राय कौन है? तो क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी। देखिएगा, टैक्सोनॉमी जो भी हम अध्ययन करते हैं, टैक्सोनॉमी में अध्ययन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर हम जब किसी भी नए पौधे का जो न्यू प्लांट्स होता है, न्यू प्लांट या ऑर्गेनिज्म शब्द यूज करेंगे, ऑर्गेनिज्म शब्द यूज करेंगे जीव का, जब हम नामकरण करते हैं तो उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। फिजियोलॉजी तो सब जानते हैं, जिसमें हम डाइजेशन है और रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, मस्कुलर सिस्टम सबका अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी सब जानते हैं, शास्त्र और विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और अलग है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो 61 पर हम क्या आंसर सही करेंगे? 61 पर सही करेंगे 1। कितना अपवर्तनांक होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू। तो आप जब टूल्स एंड टेक्निक पढ़ते हैं, जब आपके सिलेबस में होगा टूल्स एंड टेक्निक, यानी जब माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें कुछ माइक्रोस्कोप होती हैं जिसमें ऑयल का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, वहीं से क्वेश्चन बना है। ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑयल निमज्जन लेंस में न्यूमेरिकल अपर्चर का मान व्यवहार होता है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए, नोट करके रखिएगा। तो कितना होता है इसका? तो 62 पे हम सही आंसर क्या करेंगे? तो 62 पे 3 करेंगे, 1.4। कितना होता है? 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज ए करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनिलिडा? एनिलिडा के लक्षणों का सही सामुच्य कौन है? एनिलिडा के जो लक्षण है, तो इसमें से सही सामुच्य कौन सा है एनिलिडा का? रेडियल सिमेट्री। तो एक बात आप समझ लीजिए, एनिलिडा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक तो ये समझ लो, पहला करेक्टर ये है, बाइलेटरल और यू सिलुमेट होता है, यू मेट होता है। एक तो ये आप बिल्कुल समझ लो। तो रेडियल सिमेट्री है, पहले इसको हटा दो, ये रेडियल है, इसको हटा दो। अब बाइलेटरल सिमेट्री, एक ये आया और एक ये आया। स्यूडोसिलोम, हमने कहा यू सिलोमेट होता है, यानी सिलोम प्रेजेंट रहता है। क्या हो गया? सिलोम इसमें प्रेजेंट रहता है, यही लिखा ना, यहीं से पता चल जाएगा यू सिलोमेट। तो यहाँ सिलोम प्रेजेंट है, यहाँ स्यूडोसिलोम है, तो इसको भी खत्म कर दो, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो प्रेजेंट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट। सेगमेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Immature proglottid of tinea, a small rounded chamber formed by the union oviduct in vitelline duct is called। क्या पूछ रहा है? टीनिया के परिपक्व प्रोग्लॉटिड में अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी की संधि पर एक छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, कहलाता है। उस गोल क्षेत्र को क्या कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय हम उसे
ऊ टाइप के नाम से जानते हैं। किसके? ध्यान रखिएगा, टीनिया में 3 प्रकार के खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है इमैच्योर प्रीग्लोटिड्स होते हैं, प्रोग्लोटिड्स जो ग्लोटिड्स होते हैं, और दूसरा होता है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, और तीसरा होता है ग्रेविड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल पूरे सिस्टम होते हैं। इसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव केवल सिस्टम होता है। इसमें बोथ होते हैं, इसमें मेल भी होता है प्लस फीमेल, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ग्रेविड में होता है ओनली फर्टिलाइज एग होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, केवल निषेचित अंडे होते हैं। ये तो आप समझ में आ गया होगा जो हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसलिए चूंकि प्रोग्लोटिड्स से क्वेश्चन पूछा हुआ, टीनिया परिपक्व प्रोग्लोटिड्स में अंडवाहिनी पीतक वाहिनी के संग में एक छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो प्राय उसे हम ऊ टाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऊ टाइप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम दो को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, परितंत्रों के सामुच्य को कहते हैं, या सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जो इकोसिस्टम का सेट होता है उसे हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो हम बायोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम? बायोम। जो कई सारे इकोसिस्टम, ध्यान रखिएगा, इको जो सिस्टम का सामुच्य या समूह है उसे हम बायोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या दिया था? म्यूटेशन दिया था। क्या दिया था? म्यूटेशन दिया था। सटन बावेरी किससे संबंधित है? तो मुझे लगता है सटन और बावेरी जो संबंधित थे वो क्रॉसिंग ओवर से हो या लिंकेज लिंकेज से शायद थे। अब देख लेना। तो यहाँ चूंकि 70 नंबर पे क्या आंसर करना है, 70 नंबर पे तो कार्ल कोरेंस थे। क्या थे? कार्ल कोरेंस थे। ऑप्शन 2 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, सतह से वायुमंडल के शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन की मोटाई प्राय किससे मापी जाती है? तो ओजोन की मोटाई प्राय डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट से मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिच बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संबद्ध है या समृद्ध है? कौन जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो देखिएगा, जहां पानी होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, वहां जैव विविधता ज्यादा मिलेगी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है, यानी अलग अलग पौधे, अलग अलग जीव, बहुत ज्यादा वेरिएशन वहां देखने को मिलता है, जिसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बायोजियोग्राफिक जोन आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो प्राय भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। कितने हैं? 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए टोटीपोटेंट सेल, देखिए कौन सी सेल टीटोपोटेंट होती हैं? वो सेल्स जिनमें इतनी क्षमता हो कि जहां की जिस भी सेल में चाहे या जिस भी संरचना में चाहे उसमें परिवर्तित हो जाए, उस प्रकार की सेल को हम टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, कैपेबल टू द डेवलप इनटू द होल ऑर्गेनिज्म, वो कोशिका जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो पूरे जीव में परिवर्तित हो सके, इस प्रकार की सेल को हम टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था टीयूपी के टीजीटी में, टीटोपोटेंट सेल से पूछा गया था, तो आर्कियो करके देखो सेल का नाम था, वो उसका आंसर था। तो टोटोपोटेंट सेल्स जो होती हैं, तो वो सेल्स कौन सी होती हैं? जिससे होल ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सके।
तो ऑप्शन 3 को सही करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।